शुरुआत करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट एंड इट्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है ना, इसको मैं बोलूँगा बीएमडब्ल्यू। ठीक है, बीएमडब्ल्यू बोलने वाले हैं भैया, ताकि आसान रहेगा और मज़ा भी आता है बीएमडब्ल्यू बोलने में। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। देखो, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ बीएमडब्ल्यू, कहाँ से आता है ये। फिर कैटेगरी, किस किस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। फिर इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है और इसके ट्रीटमेंट मेथड क्या है। मतलब कि इससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ कवर हो जाने वाली है। ठीक है, कुछ नहीं छूटेगी। तो ये वीडियो लास्ट तक देखोगे ना तो ही बेनिफिट होगा। खोल करके थोड़े टाइम में अरे ये क्या हो रहा है, याद हुआ नहीं हुआ और बंद कर दिया, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। पूरा लास्ट तक देखना और नोट्स बना लेना, तभी मज़ा आएगा। बाकी तो भैया टाइम वेस्ट है, भले पढ़ो मत, शुरू में एग्जिट कर देना वीडियो से। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सोर्सेज से। सोर्सेज क्या क्या हैं। तो देखो, बायोमेडिकल वेस्ट मेनली जनरेट होता है कहाँ से? हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, ये नर्सिंग होम्स होते हैं वहाँ से, डिस्पेंसरीज से, वेटरनरी हाउसेस से, ब्लड बैंक से, और जितनी भी पैथोलॉजी लैब्स है ना, वहाँ से। ये है इसका सोर्स। हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, डिस्पेंसरीज, वेटरनरी हाउस, ब्लड बैंक या पैथोलॉजी लैब। और इन शॉर्ट यूँ कह लें कि जहाँ जहाँ भी इलाज होता है, वहाँ वहाँ इलाज से संबंधित जहाँ सामान मिलता है, वहाँ पे बीएमडब्ल्यू या बायोमेडिकल वेस्ट होना ही होना है। ठीक है, ये बात तो हो गई हमारे इसके सोर्सेज की। अब बात करते हैं इसकी कैटेगरी की। इसमें 7 कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 7 कैटेगरीज में सबसे पहले आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वाटर वेस्ट या ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉरी वाटर वेस्ट नहीं। फिर बात करेंगे एनिमल वेस्ट की, फिर माइक्रो बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्निकल वेस्ट की, उसके बाद वेस्ट शार्प्स की। शार्प्स मतलब वो नीडल्स वगैरह हो गई। उसके बाद में हम बात करेंगे डिस्कार्डेड एंड आउटडेटेड मेडिसिन्स की, जिनकी डेट ऑफ एक्सपायरी निकल चुकी है। उसके बाद में सॉलिड वेस्ट की, और फिर बात करेंगे हम लोग सॉइल्ड वेस्ट की। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर क्या आता है? तो जब सर्जरीज होती हैं, जैसे इंसान की किसी, मान लो प्रोस्टेट की सर्जरी हुई या फिर पथरी की सर्जरी हुई, है ना, इस तरह की किसी भी तरह की सर्जरी होती है, जैसे कोई गांठ निकाली, ये निकाली, तो उसमें क्या हमारे को मिलेगा? हमारे को मिलेंगे टिश्यूज़, और हमारे बॉडी का कोई पार्ट है उसका ऑपरेशन हुआ तो बॉडी पार्ट्स। तो ये है हमारे मेन ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में, टिश्यूज़ एंड बॉडी पार्ट्स, ये हमको मिलते हैं। फिर बात करते हैं और क्या मिलेगा, तो और हमें मिलेगा एनिमल वेस्ट। सेम जैसे हमारी होती है, हमारा ऑपरेशन होता है, सेम उनका भी इसी तरह से, तो उनसे भी हमको मिलेंगे टिश्यूज़, उनके बॉडी ऑर्गन्स, उनके ब्लीडिंग पार्ट्स, फ्लूइड, उनकी बॉडी का फ्लूइड, और उनका ब्लड। ये हमारे पास में आएगा एनिमल वेस्ट में। फिर बात करते हैं और क्या मिलेगा। और तुम्हें मिल सकता है माइक्रो बायोलॉजी एंड बायोटेक का वेस्ट। अब देखो, ये माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक वेस्ट कहाँ से निकलता है? तो जो ह्यूमन और एनिमल्स का जो सेल कल्चर होता है ना, जिसके ऊपर मेनली रिसर्च की जाती है, सेल कल्चर समझो आप। सेल कल्चर का मतलब हो गया जैसे ये अपने स्टेम सेल्स का डेवलपमेंट है, स्टेम सेल से ऑर्गन्स बनाना, है ना। इस तरह के जो सब्सटेंसेज हैं, जहाँ पे जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह पैदा करना, जहाँ पे भी सेल कल्चर होगा ना, वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्निकल वेस्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट किस किस फॉर्म में मिलेगा हमको? ये मिलेगा हमें स्पेसिमेंट्स की फॉर्म में, ये मिलेगा तुम्हें
इन्फेक्शन एजेंट्स की फॉर्म में, ये मिलेगा तुम्हें टॉक्सिन्स की फॉर्म में, डिशेस की फॉर्म में जो एक बार यूज़ होती है बार बार उसको यूज़ नहीं कर सकते, और ऐसे डिवाइसेस जो कि ट्रांसफ़र करते हैं कल्चर को। कल्चर मीडियम जो होता है आपने नाम सुना होगा, उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब या एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट, वो भी वापस से यूज़ नहीं किए जा सकते। तो ये बात हुई माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट की। उसके बाद में तुम्हें वेस्ट शाप्स मिलेंगे। वेस्ट शाप्स में क्या मिलेंगे? यूज़ की गई निडल्स, सिरिंजेस, स्कैल्पल्स एंड ग्लासेस, ब्रोकन ग्लासेस, ये मिलेंगे तुमको वेस्ट शाप्स में। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग डिस्कार्डेड एंड आउटडेटेड मेडिसिन्स। इसको बताने की ज़रूरत नहीं, ये तुम सब जने जानते ही हो कि वे डिस्कार्डेड एंड आउटडेटेड मेडिसिन्स जो हैं वो यूज़ नहीं करी जा सकती वापस से। एंड साइटोलॉजिकल ड्रग्स। छठी बात करते हैं हम लोग सॉलिड वेस्ट की, कि कौन सा सॉलिड वेस्ट निकलता है। तो डिस्पोजेबल आइटम्स जितने भी हैं, बोतल वगैरह है ना, सिरिंज बोतल ये सब, सिरिंज मतलब नली, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, नीडल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्पोजेबल आइटम्स हैं। इस तरह से कैथेटर्स लगाते हैं, कैथेटर्स पान वो टॉयलेट के लिए कैथेटर्स निकलते हैं, एक बार यूज़ हो गया बार बार यूज़ नहीं कर सकते, इंट्रावेनमस। ये हो गए हमारे सॉलिड वेस्ट। फिर बात करते हैं सॉइल्ड वेस्ट। सॉइल्ड वेस्ट में क्या आ जाएंगे? तो इसके अंदर जो कॉटन की ड्रेसिंग्स हैं, जो एक वो दवाई लगा के हम लोग ऊपर लगाते हैं, तो ये ड्रेसिंग्स आ जाएगी। इसी तरह से यूज़ किए गए प्लास्टर्स, इस तरह से बीडिंग्स, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी, हमारी कैटेगरी हो गई ये हमारी इसकी BMW की। ओके, ये 7 कैटेगरी के बाद में एक बात आपको याद रखनी है कि जो कीमोथेरेपी या रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं ना, उनको बायोमेडिकल वेस्ट में काउंट नहीं करते, क्योंकि कीमोथेरेपी या रेडियो एक्टिव वेस्ट जो वो हैजार्डस वेस्ट हैं, जो कि इससे एक अलग कैटेगरी है, जिसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने हैजार्डस वेस्ट रूल्स अलग बना रखे हैं, तो इसलिए इसके अंदर उसकी बात नहीं की जाती है। अब बात करते हैं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की, कि क्या क्या इनके बायोमेडिकल या BMW के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। इन्फेक्शियस एंड टॉक्सिक्स। देखो, ये जो जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, ये बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो रिजर्वायर होता है पैथोजेंस के लिए। पैथोजन समझते हैं, है ना, डिजीज़ कोचिंग बैक्टीरिया और वायरस पैथोजेंस कहलाते हैं। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रिजर्वायर्स हैं, इनके अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भरे पड़े रहते हैं, क्योंकि काम ही हमारा इलाज का ही होता है इसके अंदर। तो शरीर से निकलने वाले जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं वो सब इन्हीं BMWs के ऊपर लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर मान लो सोचो कि ये जो यूज़ की गए प्लास्टर्स और ये सब है, ये अगर नदी में, नालों में या कहीं डंपिंग यार्ड्स में, लैंडफिल साइट्स में कहीं पे डाल दिए जाएँ, तो सोचो कि ये कितने ज़्यादा पैथोजन स्प्रेड होते होंगे। तो अगर ये डालने पर स्प्रेड होते हैं तो फिर हम लोग वहाँ नहीं डाल सकते इसको, है ना। दूसरी बात क्या है कि कहीं आप अगर ये अनस्टेलाइज सिरिंजेस हैं, जैसे मान लो हॉस्पिटल्स में भी कई बार, पहले ऐसा होता था, आजकल तो फिर जो रेगुलर प्रैक्टिस में नर्सिंग कर्मचारियों की रेगुलर प्रैक्टिस में ये चीज़ आ चुकी है कि हर बार नई सिरिंजेस यूज़ की जाती थी। पर पहले के समय मुझे आज भी याद है, जब मेरे बचपन में एक बार टाँका लगा था, तो वहाँ पे स्टरलाइजेशन मशीन के अंदर से सिरिंज निकाल करके और इंस्ट्रूमेंट निकाल करके मेरे इंजेक्शन लगाया था। तो अगर मान लो अनस्टरलाइज सिरिंज से इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो मतलब मैक्सिमम टाइम ये हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV इन्फेक्शंस, ये सब होने की संभावना आपके लिए बढ़ जाती है। उसके बाद बात करते हैं ड्रग प्रोडक्शन। अगर कहीं किसी फैक्ट्री के अंदर ड्रग्स बन रही है तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन वगैरह देखने को मिलेगा। अगर मान लो रन ऑफ का पानी, रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ होता है बारिश का पानी जो बहता है उसे रन ऑफ कहते हैं। रन ऑफ अगर जो हमारा ड्रग्स के ऊपर से निकलता है डंपिंग यार्ड, तो डंपिंग यार्ड्स के अंदर डाली हुई ड्रग्स के ऊपर से निकलता है, तो वो सारा का सारा कंटेमिनेट होकर के सरफेस या ग्राउंड वाटर के ऊपर चला जाता है, और ये हमारे लिए बहुत ही डिजीज़ पैदा करता है
है ना, और पैरासाइट्स वगैरह सब ये पता ही है आपको। इसके बाद देखो, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ BMW प्रोड्यूस टॉक्सिक PCBs एंड PH, फ्यूरेंस एंड डाइऑक्सिन्स, इस तरह के केमिकल्स फॉर्म करता है। अब ये इस तरह के जो केमिकल्स फॉर्म करता है, ये पानी के अंदर जा कर के, और फिर ये क्योंकि ये डायरेक्ट केमिकल्स है तो ये COD और BOD वगैरह बढ़ा देते हैं पानी के अंदर, और दूसरी बात टॉक्सिसिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पानी के अंदर के जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हार्म देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग कि जब इनके इतने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं तो इनका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करें। तो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ट्रीटमेंट मेथड की। ट्रीटमेंट मेथड्स में मेनली कौन कौन से ट्रीटमेंट मेथड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है इंसिनरेशन, दूसरा प्लाज्मा पायरोलाइसिस, तीसरा डिसइंफेक्शन, चौथा डीप ब्रूअल मैकेनिकल ट्रीटमेंट, पांचवा थर्मल डीएक्टिवेशन, छठा रेडियो एक्टिव इररेडिएशन, सातवां माइक्रोवेविंग, आठवां ऑटोक्लेविंग, नवा इलेक्ट्रॉन बीम स्टेरिलाइजेशन। ये नॉर्मली मेथड्स काम में लिए जाते हैं। इसमें से जो सबसे कॉमन प्रैक्टिस है वो है एक तो ये इंसिनरेशन और एक है प्लाज्मा पायरोलाइसिस। इंसिनरेशन मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये बोल लो जलाना, ठीक है। और प्लाज्मा पायरोलाइसिस में भी ये हो गया कि प्लाज्मा टॉर्च से जलाना, ठीक है। इसमें से दो ही हमको पढ़ने, एक तो ये इंसिनरेशन पढ़ना है और दूसरा हमको पढ़ना है प्लाज्मा पायरोलाइसिस। सबसे पहले बात करते हैं इंसिनरेशन की। इसके लिए स्पेशली एक डबल चैम्बर्ड इंसिनरेटर बनाया जाता है। डबल चैम्बर्ड इंसिनरेटर बनाया जाता है। इस इंसिनरेटर के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर आपको एक थर्मोक्लेव लगा हुआ होता है। थर्मोक्लेव क्या, थर्मोक्लेव मतलब वो जो टेम्परेचर दे करके चीज़ों को जलाता है। और वो थर्मोक्लेव 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1050 डिग्री सेंटीग्रेड का कंबशन देता है। कितना टेम्परेचर होता है, चीज़ जल जाएगी। चीज़ जब जलेगी उसके अंदर मतलब जो भी BMW है वो जलेगा, जलने पर उसमें से जो भी गैसेस वगैरह निकलेगी उनको हाई प्रेशर स्टीम दे करके और नीचे बिठा दिया जाता है। और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, है ना, टॉक्सिक सब्सटेंसेस कौन कौन से, तो अभी हमने बात करी थी, जैसे डाइऑक्सिन्स, PCBs, HCl, H2SO4, है ना, अल्ट्राफाइन पार्टिकुलेट्स, ये सारे के सारे जो हैं वो हाई प्रेशर स्टीम के द्वारा वेस्ट को इसमें से बाहर निकाल दिया जाता है ना। ये जो चीज़ होती है ना, ये उस हॉस्पिटल के अंदर ही होती है। इसका मतलब ये जो टाइप है वो इट इज़ इन सॉरी इट इज़ इन साइट इंसिनरेशन, उसी जगह पर होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि इसके अंदर कितना हर घंटे वेस्ट मैनेज हो सकता है। तो 150 किलोग्राम प्रति घंटे इसमें से वेस्ट मैनेज होता है, वेस्ट ट्रीट होता है। दूसरी बात, इसमें से जो वेस्ट के बाद में जो निकलता है एक्सट्रैक्ट, उसकी क्या
लिमिट है, तो उसकी एमिशन लिमिट भी 150 मिलीग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी इंसिनरेशन की। अब बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा पायरोलाइसिस की। प्लाज्मा पायरोलाइसिस का निर्माण FCIPT मतलब फैसिलिटेशन, F for facilitation, C for center, I for industrial, P for plasma और T for technology। FICPT फैसिलिटेशन सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, ये कहाँ स्थापित है? ये हमारे गुजरात में स्थापित है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक प्लाज्मा टॉर्च होती है ना। ये टॉर्च के अलावा इसके अंदर एक क्विंचिंग सेंटर भी होता है। क्विंचिंग या यूँ बोले स्क्रबिंग, ठीक है, क्विंचिंग या स्क्रबिंग, रगड़ना, जो भी चीज़ होगी उसको रगड़ेंगे और प्लाज्मा टॉर्च से उसको नष्ट कर देंगे, है ना। और इसके अलावा इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्स मोर, इसमें से एक तो इनलेट और एक आउटलेट सब्सटेंस के लिए होता है। ठीक है, इसके अंदर इसको ट्रीट किया जाता है सेम वैसे जैसे इंसिनरेशन में करते हैं, बस इसके अंदर प्लाज्मा टॉर्च का यूज़ किया जाएगा। ओके, इसकी जो वेस्ट डिस्पोजल लिमिट है वो 20 किलोग्राम पर आर है, इसकी ट्रीटमेंट वैल्यू। ओके, ये बात याद रखनी है। तो दोस्तों ये है हमारा आज का टॉपिक समाप्त, बायोमेडिकल वेस्ट एंड इट्स ट्रीटमेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट में क्वेश्चंस भी लिख दिया करो कि आपका कौन सा टॉपिक अभी तक नहीं हुआ है। जो भी टॉपिक तुम्हारा नहीं हुआ है उसके ऊपर वीडियो मैं बना दूंगा। तो देखने के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए सॉल्यूशन एकेडमी।